चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम। मैं सचिन गोयल आज आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में, द सेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ये वो चीज है जो हमारे संविधान का वो सबसे सेलिब्रेटेड एरिया है जो हमें इज्जत के साथ, आजादी के साथ अपने जीवन को एक इंसान की तरह सही तरह से डिग्निटी के साथ जीने के लिए, ठीक है, एक ग्राउंड तैयार करता है, बेस बनाता है, एंश्योर करता है। क्लियर? तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, डेप्थ में करेंगे, डिटेल में करेंगे। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ इसकी एकेडमिक इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ इंपॉर्टेंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर की। तो इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, प्रॉमिस करता हूं कहीं से कोई भी सवाल आपका आएगा, आपको इस तरह से उसको रिप्लाई करूंगा कि यू विल गेट सेटिस्फाइड। मेरा एक बहुत अच्छे लेवल का रिसर्च है इस टॉपिक पर, सो आई फील आई विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व ईच एंड क्वेरी ऑफ यूर्स। ठीक है जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं अपनी स्क्रीन यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आई हियर बाय शेयर माई स्क्रीन। सो हम इधर आते हैं। वेट, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द वेटिंग रूम, लेट मी जॉइन देम। तो यहाँ आती है मेरी स्क्रीन। चलो जी, आई होप आप देख पा रहे हैं। ठीक है जी, एम आई विजिबल? देख पा रहे हो आप? क्लियर? यस सर। वेरी फाइन, लेट्स स्टार्ट। सो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये हमारे भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में गिवन है। ये कौन से आर्टिकल्स में है? ये आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर 35 तक। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। इसका जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो ऐसा है जैसे कि लिमिटेशंस होती है, जैसे कि लिमिटेशंस होती है, या फिर कह लो ये स्टिपुलेशंस है। These are those stipulations which are negative in nature. How come negative? Why not positive? ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी, मैंने ये नहीं बोला ऑल, मैंने जो वर्ड यूज किया है वो मैंने वर्ड यूज किया है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नेगेटिवली वर्डेड फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि नेगेटिव स्टिपुलेशंस हैं। स्टिपुलेशंस फॉर गवर्नमेंट, सरकार को, यानी स्टेट को क्या कर रहा है पार्ट 3? स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है पार्ट 3। ठीक है, स्टेट को स्टॉप कर रहा है पार्ट 3। ठीक है, स्टेट को लिमिट कर रहा है पार्ट 3 कि अच्छे अच्छे काम तो करो, पर उन काम को ध्यान में, उन काम को करते हुए इस बात को ध्यान देना है कि कहीं फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहीं पर वॉयलेट ना हो जाए। मैं इसको एग्जांपल देकर समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी एक स्टेट में, अब जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि आजकल, ठीक है, बीजेपी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं भगवावाद का। यानी कि वो ये कहते हैं कि आप हिंदू रिलीजन के लोगों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे योगी आदित्यनाथ जो है,
ठीक है, उनके ऊपर इस प्रकार के एलिगेशंस कई माइनॉरिटी ग्रुप्स, खास करके इस्लामिक फेथ के लोग लगाते हैं कि वो फेवरेटिज्म करते हैं, वो फेवर करते हैं किस एक पर्टिकुलर रिलीजन को, हिंदुइज्म को। ठीक है, इवन कि नरेंद्र मोदी पर भी ये आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है, कि वो भी हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, जब अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए 5 ऑफ अगस्त 2020 की डेट की अनाउंसमेंट हो गई, भूमि पूजन फॉर राम जन्मभूमि मंदिर इन अयोध्या, तो सभी टीवी चैनल्स ने इसको इस प्रकार बताया कि 29 इयर्स के बाद, 29 साल के बाद नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही टुक अ वो, उन्होंने इस बात का एक कर लिया था, एक कसम खा ली थी कि मैं यहाँ राम मंदिर बनवा कर दिखाऊंगा। सो ये तो हिंदू हिंदू और मुस्लिम डिवाइड वाली बातें हो गई ना, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। तो सोचो कि अगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मस्जिद जाने पर ही अगर रोक लगा दी जाए, लोगों को स्टॉप कर दिया जाए कि आप जो है वो टेंपल में जा सकते हैं, आप चाहे तो गुरुद्वारा में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो चर्च में भी जा सकते हैं, लेकिन आज के बाद कोई मस्जिद में एंटर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिकॉज ऑफ कोविड-19 कि ईद के दिन आ रहे हैं, ये है वो है। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। हाँ, आप रिलीजियस वर्शिप की जितनी भी प्लेसेस हैं, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस की वर्शिप है, उनके ऊपर आप एंट्री बैन कर सकते हो, मगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप टारगेट नहीं कर सकते। सरकार को ऐसा करने से कौन रोक रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 रोक रहा है। उसका इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 15 रोक रहा है, आर्टिकल 15 रोक रहा है। वो कहता है कोई भी रूल, कोई भी ऑर्डर, कोई भी एक्ट, कोई भी इनेक्टमेंट, यानी सरकार का, यानी गवर्नमेंट का, यानी कि स्टेट का कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या कर रहा हो, जो कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। किस ग्राउंड पर कर रहा हो? on the ground of caste, on the ground of caste, then is sex, then is religion, race, place of birth. Caste, sex, religion, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जैसे कि एक मंदिर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, केरला का साबरीमाला टेम्पल, केरला का साबरीमाला टेम्पल। क्या हुआ यहाँ? कई सेंचुरी से यहाँ रूल था कि यहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो एंटर नहीं कर सकती, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 15 क्लॉज 2 साफ ये कहता है कि 3 बातें, कि सॉरी इसको फिर से लिख देता हूं, ठीक है, कि 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें? कि अगर कोई प्लेस पब्लिक प्लेस है, ठीक है, तो उसमें एंट्री को लेकर कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। किस चीज पर? इस ग्राउंड पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। कौन से ग्राउंड्स? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्राह्मण्स ही एंटर होंगे, शूद्र एंटर नहीं होंगे। आप फीमेल्स को आने से नहीं रोक सकते, आप फीमेल्स को आने से नहीं रोक सकते। आप ट्रांसजेंडर्स को भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप में आने से नहीं रोक सकते। या फिर रिलीजन, आप ये नहीं कह सकते
क्योंकि ये गुरुद्वारा है फॉर सिक्स, तो इसलिए यहाँ हिंदूज एंटर नहीं होंगे, या यहाँ क्रिश्चियन एंटर नहीं होंगे, या यहाँ मुस्लिम्स एंटर नहीं होंगे। एवरीबडी कैन एंटर। रेस, ठीक है, कि यहाँ पर कोई जो है वो ब्लैक स्किन मैन नहीं आएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, कि ये पंजाब के अंदर है ये गुरुद्वारा, तो यहाँ पर कोई मद्रासी नहीं आएगा, एनीबडी फ्रॉम तमिलनाडु नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इस कॉन्सेप्ट में ऐसे समझाता हूं। ये देखिए, ये पूरा एक सर्कल मैं बनाकर चल रहा हूं, ये है राइट्स। क्लियर? तो राइट्स चीज क्या है? मैं नहीं जवाब देता, मैं आपसे पूछूंगा, बताओ राइट्स क्या होता है। देखते हैं कौन जवाब देगा। वंशिका, आप जवाब दे। डिफाइन द वर्ड राइट्स। डिफाइन द वर्ड राइट्स। जवाब देना चाहेंगे आप? परवाज, ये वर्ड राइट्स को डिफाइन करें। आप हिंदी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। प्रीतिंदर, सिमरन। I want to answer, sir. Can I? Yeah, you can. Sir, rights are those values, we can say, or those moral values which are morally correct. Morals. So you are equating rights with morals, की rights are morals, है ना जी? Rights are morals. मम्मी पापा की इज्जत करनी चाहिए, बड़े बूढ़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये मॉरल्स है हमारे। ठीक है? नो बेटा, राइट्स और मॉरल्स में थोड़ा फर्क है, नो डाउट। ये लिंक्ड है मॉरल्स के साथ, बट नॉट एग्जैक्टली ये मॉरल्स है। एनीबडी एल्स? कम ऑन, मैं इस चैप्टर का जो ज्ञान है आपके अंदर से निकालना चाहता हूं। कम ऑन, बताएं कि क्या होता है अधिकार। मैं अधिकार शब्द की डेफिनेशन चाहता हूं। अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं? देखते हैं कौन जवाब देगा। हरमन, जवाब दे। हरमन, राइट्स क्या होता है? कम ऑन, रिप्लाई। राइट्स क्या होता है? क्या हुआ बच्चों? स्नेक सूंघ गया? क्या हुआ, सांप सूंघ गया क्या? कम ऑन, तनु। तनु, प्रीतिंदर, सिमरन, अधिकार क्या होता है? चलो Sir, I would. which are universal. मैं समझाता हूं। राइट्स क्या हैं? राइट्स आर इंटरेस्ट्स। राइट्स आर इंटरेस्ट्स, यानी कि समथिंग पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि आपके फायदे की बात, आपके इंटरेस्ट की वो बात जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। which your recognized interests are your recognized interests are your rights. So rights are nothing else but they are rights। क्या होता है? rights आपके recognized interests होते हैं। वो interests जो कि recognized हैं वो आपके rights हैं। अब rights आगे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि rights के अंदर एक सबसेट मैं बना रहा हूं, और वो सबसेट क्या है? दैट इज लीगल राइट्स। ये मैं लिख रहा हूं, लीगल राइट्स। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड लीगल राइट्स। ठीक है? एंड एवरी लीगल राइट इज अ राइट, बट एवरी राइट इज नॉट अ लीगल राइट। सो टेल मी अबाउट दोज राइट्स विच आर राइट्स बट विच आर नॉट लीगल राइट्स। एनीबडी अपने दिमाग से बताओ, आपके वो अधिकार जो अधिकार हैं पर कानूनी अधिकार नहीं है, ऐसा किसी एक अधिकार के बारे में बताएं। कम ऑन, तुकाज, आई लव तुकाज। जो आप दिमाग लगा के सोच के बोलते हो, उससे आपकी एक थिंकिंग, थॉट प्रोसेस पैदा होता है। कम ऑन, दिमाग लगा के सोच के बताओ, क्या कोई ऐसा भी अधिकार है आपके फायदे की वो बात है
जो कि सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करते हैं, सभी मानते हैं हाँ वो आपको मिलना चाहिए, पर आपका लॉ की नजरों में कोई अधिकार नहीं है क्या? कम ऑन वंशिका, हरमान। सर हम इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं? दुनिया में या भारत हाँ में? जी, कहीं भी आ जा सकते हैं भारत में। हाँ जी सर, भारत में कहीं भारत भी आ जा सकते हैं, बट ये लीगल राइट है, लॉ बोलता है इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, 19 हाँ जी सर लिखा तो है। तो ये तो लीगल राइट बन गया, तो ये तो लीगल राइट बन गया। मैं पूछ रहा हूं वो चीज जो आपका राइट है पर लॉ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, कोई जवाब है आपके पास? कम ऑन, नहीं तो मैं जवाब देने वाला हूं। जस्ट Sir, right to marriage. राइट टू, Right to marriage. राइट टू मैरिज तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंप्लाइड है, शादी करने का अधिकार है। जो एक आदमी जेल के अंदर बंद है उसका भी शादी करने का अधिकार है, उसको भी परमिशन मिलती है, एक दिन के लिए शादी करने के लिए बाहर आ सकता है वो। अगर शादी पक्की हो गई, ठीक है, और उसके बाद किसी को जेल हो गई और वो लिख के देता है जी मेरी शादी पक्की हुई, मुझे एक दिन के लिए रिहाई दे दो, मैं शादी करके वापस जेल आ जाऊंगा, परमिशन अलाउड। तो राइट टू मैरी, राइट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, right to give birth to a child is a biological right as well as a fundamental right under article 21 covered under right to life and personal liberty। ये तो legal right है, constitutional right है, fundamental right है। अब टाइम अप, अब मैं जवाब दूंगा आपको। प्यार के बदले प्यार, मोहब्बत के बदले मोहब्बत, ठीक है, गरीब को खाना मिलने का अधिकार है। समाज कहता है हर गरीब को खाना मिलना चाहिए, पर क्या ये उसका लीगल अधिकार है? नहीं। एक्स सच्चा प्यार करता है वाई को, पर वाई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, वफादारी नहीं है, ठीक है, समझ में आया? दो लड़के ही हैं, चाहे एक्स ट्रू फ्रेंड की तरह उसके साथ रहता है, जब भी वाई को जरूरत पड़ती है एक्स वहां खड़ा होता है, उसकी हेल्प करता है, ठीक है, मगर जब वाई को जरूरत होती है एक्स उसकी हेल्प नहीं करता। समाज कहता है एक्स गलत है। दो दोस्त है, दो लड़के हैं, एक्स और वाई, ठीक है जी। एक्स जो है हमेशा वाई के काम आता है, एक्स हमेशा वाई के काम आता है, मगर वाई कभी एक्स के काम नहीं आता। कौन गलत? वाई गलत। दुनिया जानती है कि एक्स के भी राइट बनते हैं कि जब वो प्रॉब्लम हो तो वाई उसकी हेल्प करे, पर कानून इसकी बात नहीं करता। माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं, उनका राइट बनता है कि चाइल्ड, उनका जो बच्चा है वो उन्हें इज्जत दे, और ये पूरी दुनिया मानती है, रिकॉग्नाइज्ड है, मगर लॉ नहीं मानता। बच्चों को माँ बाप का प्यार मिले, ठीक है, लॉ मेंटेनेंस मिले, ये लीगल राइट है, पैसा मिले, भरण पोषण के पैसे मिले, ये चाइल्ड का लीगल राइट है, मगर प्यार मिले ये केवल क्या है? मॉरल्स। ये क्या है? राइट्स। मॉरल्स जो है, यहां पर मैं वर्ड लिखूंगा मॉरल। मॉरल्स आर दोज राइट्स, morals are those rights which are rights but not legal rights, but rights are not morals। rights, समझ में आया? हर राइट मॉरल नहीं है, समझ में आया? तो लेकिन मॉरल्स वो राइट्स हैं जो कि लीगल राइट्स नहीं है, लॉ उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो लीगल राइट्स की डेफिनेशन क्या है? लीगल राइट्स की डेफिनेशन क्या है? दोज इंटरेस्ट्स, वो आपके फायदे की बातें जो कि प्रोटेक्टेड है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय एनी लॉ। कोई भी लॉ अगर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो बन गया लीगल राइट। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ अधिकार देता है आपको, हिंदू मैरिज एक्ट कुछ अधिकार देता है, 1955 का लॉ है कि पति का पत्नी के साथ रहने का अधिकार, पत्नी का पति के साथ रहने का अधिकार, इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगल राइट्स। अगर पत्नी पति को छोड़कर चली गई है, अगर पत्नी पति को छोड़कर चली गई है, तो जो पति है, जो हस्बैंड है, वो कौन सा केस लगाएगा? आरसीआर का केस। आरसीआर क्या होता है?
restitution of conjugal rights। फैमिली कोर्ट में केस चलेगा कि कॉन्जुगल क्या होता है, साथ में रहना, और रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिस्टोरेशन, कि रिस्टोर बैक किया जाए ओल्ड पोजीशन को, और बीवी को पति के पास जाके रहना पड़ेगा। तो ये कौन सा राइट हो गया, हस्बैंड का लीगल राइट। क्यों, किस लॉ ने दिया है उसको ये राइट, हिंदू मैरिज एक्ट। ऐसे सभी लॉज कुछ राइट्स देते हैं। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो भी राइट दे रहा है। कौन सा राइट दे रहा है, वो पार्टनर को राइट दे रहा है। क्या राइट दे रहा है, प्रॉफिट में शेयर का, बुक्स की इंस्पेक्शन का। समझ में आया। और आगे चलते हैं हम, और गहराई में इसको लेकर चलते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैं इसके अंदर एक और थोड़ा सा लिखने की जगह बना लेता हूं मैं यहाँ, ठीक है जी, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके चलो, अब मैं इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाने जा रहा हूं, और ये सर्कल कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, करें स्टार्ट। और ये क्या है, ये लीजिए, ये एक और सर्कल मैंने बना दिया, और मैं इसको नाम दे रहा हूं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार। जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए वो बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी एक लॉ है, मगर ये जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं, सभी लॉज के ऊपर सुप्रीम है। तो ये हो गया, ये लाइन में गलती से यहां लगा दी है ना, ये गलत हुआ, चलो अब सही कर देता हूं। तो ये यहां ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बाद एक और आता है, और वो क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में दिए हुए हैं वो बन गए क्या, जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं वो बन गए फंडामेंटल राइट्स। इसके अंदर एक और घेरा आता है, वो कौन क्या है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स जो बाकी फंडामेंटल राइट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स। और ये कौन से 3 है, 14, 19 और 21। ठीक है, कि 3 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके फायदे की वो बातें जो सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है वो है राइट्स। ओके, लेकिन अगर वो कोई एक लॉ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो बन गया लीगल राइट्स। क्लियर। और अगर सुप्रीम लॉ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर दिए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन गए। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है तो वो बन गए फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 3 के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स है वो 3 है, 14, 19, 21। अब एग्जांपल लेते हैं किसी ऐसे राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है मगर वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए, ये कल मैं सुनूंगा, ये सब कुछ ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, 300 कैपिटल ए क्या है, ये हो गया क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। मैं अगले पेज पर लिखता हूँ साफ साफ। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं वो राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं बट नॉट फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आर्टिकल 300 कैपिटल ए, जैसे कि आर्टिकल 301, जैसे 326, ये क्या है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, संविधान में दिया हुआ है, मगर पार्ट 3 से बाहर है। 301 ये भी क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया एनीवेयर।
ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया राइट है, मगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फिर 326 ये है राइट टू वोट, कि हर किसी को भारत में अगर उसकी एज 18 से ज्यादा है तो वोट करने का अधिकार है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, मगर ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर? ओके फाइन। आई होप ये वाला फंडा आपको पूरा समझ में आ गया है। एनी प्रॉब्लम? क्या मैं चलूं आगे? क्या मैं चलूं आगे? क्लियर है पॉइंट? That means that right to vote is not under part 3. No, it is not under part 3. Okay, sir. It is a constitutional right. Yes, it is a constitutional right. जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ वंशिका आपको, आपने आगे सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है ना बच्चा? Yes, sir. आपको पूरी उम्र इतना ज्यादा फायदा होगा इन लेक्चर्स का, खास करके जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं आपका वो एक बेंट ऑफ माइंड क्रिएट कर रहा हूं। जिन लोगों ने आगे जज बनना है, जुडिशियल सर्विसेज में जाना है, उनका एक इतना जबरदस्त बेंट ऑफ माइंड तैयार कर दूंगा, व्यू पॉइंट तैयार कर दूंगा मैं, कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा काम करने में। और लॉ से और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रूल्स से प्यार हो जाएगा। कभी भूलोगे नहीं, इस तरह से याद करा दूंगा, मेरा वादा है आपको। क्लियर? चले आगे, मजा आएगा ऐसे पढ़ाऊंगा। चलो आगे चले, नेक्स्ट और आगे चलते हैं। पता है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लार्जली कहां से लिया गया है? ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो पेरेंट एक्ट या फिर कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, ये बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मगर the remarkable, the biggest difference between Government of India Act 1935 and Indian Constitution is Part 3. Part 3 नहीं था, यानी फंडामेंटल राइट्स जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी ही नहीं। क्लियर? तो इसका आइडिया कहां से आया? हमें इसका आइडिया आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो सबसे पहला यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये बहुत पहले लिखा गया था। एंड दिस इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले तक कभी भी गवर्नमेंटल लॉज को एक सेट में इकट्ठा नहीं किया गया था। गवर्नमेंटल लॉज तो फ्रांस में भी बने थे, गवर्नमेंटल लॉज तो इंग्लैंड में भी बने थे, मगर सभी गवर्नमेंटल लॉज को एक सेट में अगर किसी कंट्री में पहली बार इकट्ठा किया तो वो कहाँ किया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है जी, तो वहां से हमने आइडिया लिया किसका? फंडामेंटल राइट्स का। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इनडायरेक्टली एंश्योर होते हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। क्लियर? और आगे चलते हैं अब हम। ठीक है जी, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे अब हम। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल क्यों है? तो क्योंकि एक इंसान को इंसान की जिंदगी जीने के लिए एंश्योर, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं हम। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो डेवलप तभी हो सकती है अगर एक इंसान को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हो। और अच्छे से इसके थोड़े नोट्स के थ्रू मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक इंफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहां दिया है? पार्ट 3 में गिवन है, आर्टिकल 12 से 35 में गिवन है। क्लियर? इसका आइडिया बिल ऑफ राइट्स यूएसए से लिया गया था, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
मैग्ना कार्टा क्या चीज था? जिसके द्वारा अधिकार मिले थे इंग्लैंड में, उसे मैग्ना कार्टा कहते थे। तो इंडिया का मैग्ना कार्टा क्या है? पार्ट 3 इज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैं आपको एक सेशन में अलग से मैग्ना कार्टा की पूरी कहानी सुनाऊंगा। और आगे चलते हैं। अब ये जस्टिसिएबल है, इसका क्या मतलब है? यानी कि दीज आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। अगर आपके अधिकार आपको नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं और आप रिट फाइल कर सकते हैं। 5 टाइप्स की रिट्स होती है: हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट। क्लियर जी? और एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, ठीक है, बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, और ये जस्टिसिएबल लिस्ट है। यानी जस्टिसिएबल यानी एनफोर्सिएबल, एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट, एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? और आगे चलते हैं। ये बहुत इलेबोरेट है, एंड इट इज मोर इलेबोरेट देन दैट ऑफ यूएसए। क्लियर? और हालांकि आइडिया यूएसए से ही लिया था, मगर यूएसए से भी ज्यादा इलेबोरेट है हमारी लिस्ट। ओके? और हर किसी को मिलते, मैं ये नहीं कहता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं केवल सिटीजन्स को मिलते हैं, नहीं, ये बात गलत है। नॉट ओनली सिटीजन्स बट एवरी पर्सन will get it without any discrimination. There are a few fundamental rights which are available only to citizens, and they are 15, 16, 19, 29, 30. आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये वो फंडामेंटल राइट्स है which are available only to citizens. All other fundamental rights are available to everybody in India, may that be a citizen, may that person may or may not be an इंडियन सिटीजन। आगे ये इक्वालिटी लेकर आ रहे हैं सब में, ऑल इंडिविजुअल्स, ये डिग्निटी लेके आ रहे हैं सब में, ठीक है, और ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं। इसी से देश में आ रही है यूनिटी। क्लियर? ये मेन इसका फंडा, इसका गोल है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्लियर? और सरकार कहीं डिस्पोटिक ना हो जाए, सरकार कहीं अथॉरिटेरियन ना हो जाए, आर्बिट्रेरली ना काम करना शुरू कर दे, इसको इन चीजों को प्रिवेंट करना, और कहीं ऐसा ना हो जाए, इस चीज को इंश्योर करने का काम पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स करता है। हमारी आजादियां, लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करता है पार्ट 3। हमारी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि कहीं खुद सरकार ही कुछ ऐसे काम ना करने लग जाए जिससे हमारी आजादी खत्म हो जाए। ठीक है, ये नेगेटिव इन नेचर, ये लिमिटेशन है, सरकार को स्टॉप, रोक रही है एक्सेसिव काम करने से, टायरनीज से, टायरनीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आर्बिट्ररी लॉ मेकिंग बाय द लेजिस्लेचर। कोई सरकार ऐसे कानून ना बना दे जो कि किसी एक वर्ग के खिलाफ हो। क्लियर? और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो फंडामेंटल राइट्स का एम है कि भारत में इस्टेब्लिश हो अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। ये जो लाइन है, जो मैंने अभी वर्ड यूज किया है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। एक इंसान था यूके का जिसका नाम था A.V. डाइसी। जरा बड़ा बड़ा लिख देता हूं यहाँ पे। There is a man whose name was A.V. Dicey of UK. He gave the concept of rule of law, that it should be law that should be the king, and king should not be the law. इसे हम कहते हैं law is king या फिर lex rex, law is king। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो ऑल ओवर वर्ल्ड का भी प्रिवेल होता था वो था किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी रेक्स लेक्स, यानी कि किंग इज लॉ। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट ऑल ओवर वर्ल्ड ने ही कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, रेक्स लेक्स का, और ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, रूल ऑफ लॉ, यानी लेक्स रेक्स, यानी लॉ इज किंग।
क्योंकि राजा के मरने के बाद जो नया राजा आता है उसके दिमाग से फिर हम चलने लग जाएं, फिर वो मर जाएगा, फिर नया लॉ, फिर नया राजा आएगा, तो क्या बार बार देश का लॉ इसलिए बदलता रहेगा कि किंग बदल रहा है। किंग की पर्सनल सोच के हिसाब से तो लॉ नहीं होने चाहिए। जैसे कि अभी 3 दिन पहले, ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ था।